चलो यार, पॉलिटी आगे बढ़ाना था ना। तो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर चल रहा था, पार्लियामेंट हम कर लिए थे, स्टेट लेजिस्लेचर में भी गवर्नर कर लिए थे, चीफ मिनिस्टर ये सब कर लिए थे। तो अब मेन स्टेट लेजिस्लेचर देख लेते हैं। तो पार्लियामेंट तुमको याद है, हम बताए थे पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, एक प्रेसिडेंट होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो तुमको हम पार्लियामेंट के 3 पार्ट बताए थे, ठीक उसी तरीके से हमारा स्टेट लेजिस्लेचर चलेगा। यहाँ हम बहुत थोड़ा कराएंगे, बस ये एक पन्ने में ही पूरा स्टेट लेजिस्लेचर है, क्योंकि हर एक चीज़ ओवरलैपिंग है पार्लियामेंट के साथ, सारी फंक्शन सेम है। जो अलग अलग है, कुछ स्पेसिफिक फैक्ट है, वो तुमको हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो स्टेट लेजिस्लेचर के भी 3 पार्ट, यहाँ प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आ जाएंगे, और लोकसभा की जगह हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगा, और राज्यसभा की जगह हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाएगा, ठीक। तो एक पार्ट तो गवर्नर हो गए, एक पार्ट हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और एक पार्ट होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल हर एक स्टेट में है ही नहीं, सिर्फ 6 स्टेट में है। मतलब हमारे इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, इंडिया के मात्र ऐसे 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे बाई कैमरलिज्म है। क्या है? बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म मतलब क्या होता है? बाई कैमरलिज्म मतलब टू हाउस सिस्टम। टू हाउस सिस्टम, एक अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस, वही लोकसभा राज्यसभा वाला। तो स्टेट में भी अगर हम देखें ना, तो सिर्फ 6 स्टेट में ये बाई कैमरलिज्म है जहाँ पे ये दोनों हाउस हैं, नहीं तो बाकी सारे स्टेट्स में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो वो 6 स्टेट कौन से हैं जहाँ बाई कैमरलिज्म है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, काउंसिल भी है? तो देखो, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। तो ये 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाकी कहीं नहीं है, ठीक। ये हो गया। अब देखो आर्टिकल 169, यहाँ आर्टिकल 169 क्या कहता है? पार्लियामेंट कैन एबॉलिश और क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये वाला जो है ना, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो हमेशा हर स्टेट में है, इसके बारे में बात हो रही है। तो 169 आर्टिकल इसी से रिगार्डिंग है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को इन 6 स्टेट से भी एबॉलिश कर सकता है, या फिर किसी और स्टेट में बना भी सकता है, 6 के अलावा किसी और स्टेट में क्रिएट भी कर सकता है। तो पार्लियामेंट कैन एबॉलिश और क्रिएट क्या? लेजिस्लेटिव काउंसिल। कब बना सकता है? इफ़। अब इफ़ किस कंडीशन में बना सकता है वो देखो। इफ़ स्टेट असेंबली पासेस ए रेजोल्यूशन, एक स्टेट असेंबली अगर रेजोल्यूशन पास कर दे, सपोज करो एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश में अभी बाई कैमरलिज्म नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। मध्य प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि अभी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये एक रिजोल्यूशन पास करे, और इस रेजोल्यूशन को पास कराए स्पेशल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से पास करा ले। कहाँ पे? लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पेशल मेजोरिटी से पास करा ले कि हमको एक लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए। तो पार्लियामेंट क्या करेगा? सिंपल एक एक्ट लाएगा, उस एक्ट से बना देगा। और पार्लियामेंट जो इस एक्ट से इसको बनाएगा, ये सिंपल मेजोरिटी से बनाएगा, अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश को बनाना था स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये वाला एलए बनाना था। तो मध्य प्रदेश ने एक रिजोल्यूशन लाया, कहाँ पे लाया? लेजिस्लेटिव असेंबली में लाया। लेजिस्लेटिव असेंबली में ये रिजोल्यूशन जो था, ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। स्टेट लेवल पे स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ठीक। जैसे ही स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया, आ गया मुद्दा पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट कहेगा लो बना दिए सिंपल मेजोरिटी से, और सिंपल मेजोरिटी अमेंडमेंट नहीं होता है, पहले ही बता दिए हैं। तो पार्लियामेंट जब इसको बनाएगा तो सिंपल मेजोरिटी से बनाएगा, और स्टेट जो ये रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं नहीं हमको एक लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए मध्य प्रदेश के लिए, ये स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगा। ये फैक्ट ध्यान रखना, ठीक। उसी तरीके से अगर हमको ख़त्म कराना है तो ख़त्म भी करा देते हैं। ख़त्म कराना है, कहाँ ख़त्म कराना है? चलो यूपीए में ख़त्म करा देते हैं। यूपी में अभी है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल। योगी जी चाहते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म कर दिया जाए। योगी जी अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पे एक रिजोल्यूशन ले आएंगे। रिजोल्यूशन क्या लाएंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म करना है। इस रिजोल्यूशन को स्पेशल मेजोरिटी से पास करा लेंगे। स्पेशल मेजोरिटी से जैसे पास होगा, चला जाएगा मोदी जी के पास। मोदी जी कहेंगे सिंपल मेजोरिटी लाओ, सिंपल मेजोरिटी से
पास कर देंगे इस रेजोल्यूशन को, यूपी का लेजिस्लेटिव काउंसिल खत्म हो जाएगा। ठीक, तो और सिंपल मेजोरिटी अमेंडमेंट नहीं होता है, तो पार्लियामेंट सेंटर लेवल पे जो इसको बनाएगा और ख़त्म करेगा वो सिंपल मेजोरिटी से करेगा। स्टेट जो बनाने का या ख़त्म करने का रेजोल्यूशन पास करेगा वो स्पेशल मेजोरिटी से करेगा। ये ध्यान रखना, यही क्वेश्चन फंसता है। ठीक, चलो ये बता दिए, ये बता दिए। अब आ जाओ दोनों हाउस के बीच डिफरेंस, बस वही पढ़ना ही है और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। बाकी वो सारा बिल प्रेसिडेंट के जगह यहाँ पे गवर्नर हाउस को प्रोरोग करेंगे, समन करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, कहानी वही चलना है। प्रोरोग, समन और डिसॉल्व का मतलब थोड़ी ना बदलेगा। पार्डनिंग पावर गवर्नर की, ये सब तुमको हम बता ही दिए हैं। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर तो करा ही दिए हैं। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में हमको देखना है, जो हर एक स्टेट में है। लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक स्टेट में है, उसके बारे में देखना है। तो उसके बारे में सारा फैक्ट यहाँ लिखा है। ठीक, चलो लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? तो मैक्सिमम 500, मिनिमम 60, ये इतनी स्ट्रेंथ होना चाहिए। हाउएवर, हालांकि अरुणाचल प्रदेश के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट मात्र 30 है, सिक्किम और गोवा की भी 30 है। तो सबसे मिनिमम स्टेट लेजिस्लेचर की सीट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, सिर्फ 30 है। मिजोरम में 40, नागालैंड में 46। ये ध्यान रखना। ये तो इन स्टेट के लिए है जहां पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन नॉर्मल स्टेट्स के लिए 500 है और 60 है, ये ध्यान रखना। और देखो इसका ड्यूरेशन क्या होगा? तो 5 साल के लिए होता है। अगर डिसॉल्व ना हो तो डिसॉल्व कौन करेगा? गवर्नर करेगा। और एक और चीज़ ध्यान रखो, जब नेशनल इमरजेंसी लगी होगी तो पार्लियामेंट नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे 1 साल के लिए इसको डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा नहीं। ठीक, पार्लियामेंट भी इसको डिसॉल्व कर सकता है। कब कर सकता है? जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो। और नेशनल इमरजेंसी जब लगी हो ना, तो 1 साल से ज़्यादा के लिए इसको डिसॉल्व नहीं कर सकता है, बट नॉट बियॉन्ड। अच्छा, 1 सेकेंड, इसको ध्यान से समझो। इसको हम एग्जाम्पल से समझा देंगे ना तो तुमको क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट को ध्यान से समझो। एग्जाम्पल, इंडिया में लगी है नेशनल इमरजेंसी। ठीक, अब पार्लियामेंट चाहता है कि यूपी के हाउस को थोड़ा सा डिसॉल्व किया जाए, लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो पार्लियामेंट ये एक बार में 1 साल के लिए कर सकता है। एक बार में दोबारा करने के लिए दोबारा रिजोल्यूशन लाओ, दोबारा दूसरे साल के लिए कराओ, लेकिन 1 साल होगा वन टाइम पे। ठीक, देखो, बट बाय पार्लियामेंट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी 1 ईयर एट ए टाइम, एक बार के लिए 1 साल के लिए ही ये डिसॉल्व होगी। ठीक, उससे ज़्यादा नहीं। अब दोबारा करो तो फिर 1 साल के लिए हो जाएगी, तिबारा करो तो फिर 1 साल के लिए हो जाएगी। अब मान लो ये तो बढ़ता जाएगा, लेकिन एक बार में कितना साल के लिए होगा? 1 साल के लिए होगा। वही लिखा है 1 ईयर एट ए टाइम। तो एक बार के लिए 1 साल के लिए डिसॉल्व हो गया। अब देखो, अब नेशनल इमरजेंसी ख़त्म हो गई। नेशनल इमरजेंसी के ख़त्म हो जाने के बाद 6 महीने से ज़्यादा यह डिसोल्यूशन नहीं चलेगा। 6 महीने में तुमको इस हाउस को, स्टेट लेजिस्लेचर के उस हाउस को सही करना होगा, वापस से लाना होगा, और इलेक्शन कराओ, जो कराओ, 6 महीने से ज़्यादा वो नहीं चल सकता है नेशनल इमरजेंसी के ख़त्म हो जाने के बाद। ठीक, तो इस पॉइंट में 2 बात लिखा है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो पार्लियामेंट डिसॉल्व कर सकता है 1 साल के लिए, एक बार में डिसॉल्व करेगा तो कितने दिन के लिए करेगा? 1 साल के लिए। अब दोबारा उसको करना है तो सेकेंड बार में फिर 1 साल के लिए कर देगा। अब मान लो नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गया। नेशनल इमरजेंसी के ख़त्म हो जाने के बाद 6 महीना से ज़्यादा ये डिसोल्यूशन नहीं चलेगा। 6 महीने के अंदर आपको एक यहाँ पे इलेक्शन कराकर यहाँ पे आपको स्टेट लेजिस्लेचर देना होगा। ठीक, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। नॉट बियॉन्ड 6 मंथ आफ्टर सीज। इमरजेंसी ख़त्म, सीज कर गई, ख़त्म हो गई, तो इस सीज होने के बाद 6 महीने से ज़्यादा ये डिसोल्यूशन नहीं चलेगा उस स्टेट लेजिस्लेचर का। ये फैक्ट ध्यान रखना। ठीक, अब लेजिस्लेटिव असेंबली में देखो रिजर्वेशन कितना होता है। तो पॉपुलेशन के बेसिस पे एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिलता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन जब ओरिजिनल एक्ट आया था ना रिजर्वेशन देने के लिए, तो सिर्फ 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन बाद में इसको 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया है थ्रू 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये एससी एसटी रिजर्वेशन को 2030 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। मतलब अब 2030 तक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट वाले में अमेंडमेंट, ये रिजर्वेशन रहेगा एससी और एसटी के लिए। ठीक, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ध्यान रखना।
ये हमारा खत्म हो गया स्टेट लेजिस्लेचर, इससे ज़्यादा की कहानी नहीं है। बाकी वही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की फंक्शन सेम चलेगी कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, इसमें चीफ मिनिस्टर उनका हेड होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर को, गवर्नर इन्हीं के एड एंड एडवाइस से काम करेगा। लेकिन गवर्नर का क्रिटिसिज्म क्या होता है तुमको हम बता चुके हैं पहले, गवर्नर इसलिए स्पेसिफिक कराए थे अलग एक पूरे चैप्टर में, चीफ मिनिस्टर अलग कराए थे, और ये पूरा ओवरलैपिंग है। तो जो अलग अलग चीज़ थी तुमको हम बता दे रहे हैं, बाकी पूरा पार्लियामेंट से ये ओवरलैप कर जाएगा। ठीक, अब ये तो लेजिस्लेटिव असेंबली देख लिए, स्टेट लेजिस्लेचर का एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट जो सिर्फ 6 स्टेट्स में है उसके बारे में देखो। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 1/3 ऑफ एमएलए। जितने एमएलए हैं उसके 1/3 यहाँ होंगे, और मिनिमम 30 होने चाहिए, मिनिमम 30, मैक्सिमम 1/3 ऑफ एमएलए। एमएलए कौन, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर हैं 100, 200, 300, 500, इसका 1/3। तो देखो ना 500 है मैक्सिमम, तो इसका 1/3। अब प्रेजेंट कितने हैं, ऑक्युपाइड कितने हैं, वैकेंट सीट हैं, वो खाली हो जाएगी। लेकिन तुमको ये ध्यान रखना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने भी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उसका 1/3 ही मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, और मिनिमम 30 है। ठीक, ये ध्यान रखना। अब इसमें मेंबर्स आते कहाँ से हैं, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। 5/6 मेंबर तो इनडायरेक्टली आ जाते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। 1/3 मेंबर लोकल बॉडीज से आते हैं, 1/3 मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, यहीं से 1/3 मेंबर आ जाएंगे, और 1/12 मेंबर ग्रेजुएट्स वोट डालकर जिताते हैं, और 1/12 मेंबर फिर टीचर्स वोट डालकर जिताते हैं। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन में इतने लोगों का शेयर होता है, ये ध्यान रखना। कुछ कहानी नहीं है, बस ये फैक्ट है, इसमें कुछ है ही नहीं। और इसमें 1/6 नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं जो गवर्नर नॉमिनेट करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, इसमें तो होंगे नहीं नॉमिनेटेड मेंबर, खत्म हो गया एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट, लोकसभा में भी खत्म हो गया है, राज्यसभा में है, इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी दे दिया गया है। 1/6 मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट कर देते हैं, वही आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस वाले से। और ये जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है ये परमानेंट हाउस होता है। ये जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये टेम्परेरी हाउस है, देखो डिसॉल्व कर सकता है गवर्नर, पार्लियामेंट इसको, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल कभी डिसॉल्व नहीं होगा। ये परमानेंट हाउस है, 6 साल इसकी टर्म होती है, वही 2 साल पे हर एक 1/3 मेंबर हटते रहते हैं, नए आते रहते हैं। ठीक, ये पूरी कहानी है। ये हमारा स्टेट लेजिस्लेचर हो गया। अब बाकी इसके सारे फंक्शन पार्लियामेंट के साथ ओवरलैप कर जाएंगे, चाहे वो बिल का केस हो, चाहे एसेंट का केस हो, गवर्नर का स्पेसिफिक मैटर तुमको हम करा चुके हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिगार्डिंग सारे प्रोविजंस, चीफ मिनिस्टर तुमको हम अलग करा चुके हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में क्या क्या फंक्शन होगा तो वही फंक्शन होगा। अलग अलग मोशंस आएंगे, कौन कौन से मोशंस आते हैं तुमको हम करा चुके हैं, कैसे बिल्स आएंगे, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, सब करा चुके हैं। फिर स्पीकर होगा, स्पीकर की सारी कहानी तुमको हम करा चुके हैं। सेम ओवरलैपिंग है, एक एक चीज, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, अब एक और छोटा सा चैप्टर देख लो, इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी कितने तरीके से लगते हैं, 3 तरीके से। एक नेशनल इमरजेंसी लगेगा आर्टिकल 352 से, एक प्रेसिडेंट रूल लगेगा जिसको हम स्टेट इमरजेंसी भी बोल देते हैं। अब ये 2 आर्टिकल से लगता है, सबको 356 याद है, लेकिन 365 से भी लगता है, कैसे लगेगा अभी बताएंगे। और एक फिनेंशियल इमरजेंसी लगता है आर्टिकल 360 से। ठीक, तो पहले नेशनल इमरजेंसी देखते हैं आर्टिकल 352 से। तो नेशनल इमरजेंसी कब लगेगा, नेशनल इमरजेंसी तब लगेगा जब वॉर की कंडीशन हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या आर्म्ड रेवेलियन हो। इसी 3 कंडीशन पे वो पूछते हैं नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स, तो यही 3 ग्राउंड्स है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेवेलियन। ठीक, अब एक बार इमरजेंसी अनाउंस कर दिया प्रेसिडेंट ने, तो इसको दोनों हाउस से, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों हाउस से 1 महीने के अंदर अप्रूवल मिलना चाहिए। मान लो प्रेसिडेंट लगा दिए नेशनल इमरजेंसी, अब इस नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव कराना होगा दोनों हाउस से। कौन से दोनों हाउस, लोकसभा भी, राज्यसभा भी। और कौन से मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूवल कराना होगा। स्पेशल मेजोरिटी कौन सी वाली, मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ एंड 2/3% एंड वोटिंग, इस मेजोरिटी से अप्रूवल कराना होगा। दोनों हाउस अप्रूव करेगी तो ये इमरजेंसी चलती रहेगी, और अगर अप्रूवल नहीं मिला तो इमरजेंसी खत्म। देखो नेशनल इमरजेंसी है, मान लो देश में आज वॉर हो गया, दंगा हो गया, तब तो प्रेसिडेंट तुरंत लगा दिए,
अब एकदम से एक झटके में तो दोनों हाउस नहीं अप्रूव कर सकती है ना, वो तो ग्राउंड्स चेक करेगी कि सही में प्रेसिडेंट लगाए हैं, ये इसकी ज़रूरत है कि नहीं नेशनल इमरजेंसी के लिए। इसलिए ये 1 महीने का टाइम दिया गया है कि ठीक है प्रेसिडेंट आप लगा दिए, ये 1 महीना तो चलेगा, लेकिन 1 महीने के बाद तभी कंटिन्यू करेगा जब दोनों हाउस इस मेजोरिटी से इसको अप्रूव कर देंगे। अप्रूव दोनों हाउस कर दिए तो ये फिर आगे बढ़ते जाएगा, और जहां अप्रूवल नहीं मिला यहीं 1 महीने के अंदर ये खत्म हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, अब एक बार अप्रूवल मिल गया है, ठीक, यहाँ अप्रूवल मान लो मिल गया है, अप्रूवल मिलने के बाद कितने टाइम तक नेशनल इमरजेंसी चलेगी, तो एक बार में 6 महीने तक चलेगी, और इसको हम इनडेफिनाइट पीरियड तक एक्सटेंड करते जा सकते हैं। कैसे? हर एक 6 मंथ के बाद अप्रूवल लेते जाओ, हर एक 6 मंथ के बाद अप्रूवल लेते जाओ, लेकिन एक बार में 6 ही महीना के लिए लगेगा। बार बार पार्लियामेंट से अप्रूवल लेते जाओ, हर एक 6 महीने पे यही अप्रूवल, स्पेशल मेजोरिटी बोथ हाउस, अप्रूवल लेते जाओ, अप्रूवल लेते जाओ, अप्रूवल मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, लगाते जाओ इनडेफिनाइट पीरियड तक, जब तक मन है लगाते जाओ। जिस दिन अप्रूवल नहीं मिला कहानी खत्म। ठीक, अब ये तो एक हो गया। अब दूसरा, प्रेसिडेंट इसको जब चाहेंगे रिवोक भी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को ही लग रहा है कि नहीं नहीं कंडीशन ठीक हो गई, वो और खत्म हो गया, तो प्रेसिडेंट खुद भी चाहेंगे तो इसको रिवोक करके कैंसिल कर देंगे, या फिर लोकसभा एक रिजोल्यूशन ले आएगी कि अब इसकी जरूरत नहीं है, नेशनल इमरजेंसी खत्म कर रहे हैं, और लोकसभा जैसे ही रिजोल्यूशन लाएगी लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से इसको खत्म कर देती है। इसमें ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है, खत्म करने में कोई तामझाम नहीं है, मेन अप्रूवल इसमें है। ठीक, चलो ये हो गया नेशनल इमरजेंसी। अब प्रेसिडेंट रूल देखो, प्रेसिडेंट रूल 2 तरीके से लगता है, एक आर्टिकल 356, एक आर्टिकल 365। आर्टिकल 356 ये कहता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी, अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी फेल कर गया है तो आर्टिकल 356 से इमरजेंसी लग जाएगी। और 365 से कब लगेगी, तो जब स्टेट लेजिस्लेचर सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन से बात नहीं माने, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन को ना माने, तब आर्टिकल 365 से लग जाएगी। फेलियर ऑफ स्टेट्स टू कंप्लाई विथ सेंटर डायरेक्शन, अगर सेंटर का बात नहीं मान रहा है कोई स्टेट लेजिस्लेचर तो आर्टिकल 365 से उस पर इमरजेंसी लग जाएगी, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। ये 365 से लगेगा, और 356 से लगेगा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर गई है, वहां की राज्य सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को काम कराने में, इंप्लीमेंट कराने में असक्षम है, गवर्नर कह देंगे लग जाएगा। ठीक, अब ये लग गया तो इसके भी लग जाने के बाद ना अप्रूवल कराओ। मान लो प्रेसिडेंट लगा दिए, प्रेसिडेंट रूल लग गया यूपी में, प्रेसिडेंट लगा दिए, अब फिर से अप्रूवल लो, अप्रूवल लो दोनों हाउस से लो, बोथ हाउसेस से अप्रूवल लो, और इसमें 2 महीने का टाइम दिया गया है। यहाँ 1 ही महीने का टाइम था ना, यहाँ 2 महीने का टाइम था कि भैया 2 महीने में तुम अप्रूवल दे दो, और यहाँ स्पेशल मेजोरिटी था ना, यहाँ सिंपल मेजोरिटी है। अब देखो यहाँ स्पेशल मेजोरिटी क्यों था, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लग जाएगा, और ये तो एक स्पेसिफिक स्टेट की बात है ना, इसलिए कहा कि दोनों हाउस सिंपल मेजोरिटी से अगर इसको अप्रूव कर देंगे तो ये इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगा। सपोज प्रेसिडेंट लगा दिए यूपी में स्टेट इमरजेंसी, मतलब जिसको हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, अब यूपी में लग गया, तो प्रेसिडेंट के अनाउंस करने तक ना ये 2 महीने तक तो चलता रहेगा। अब 2 महीने के बाद तभी चलेगा जब दोनों हाउस से सिंपल मेजोरिटी से अप्रूवल मिल गया, अप्रूवल मिल गया तब तो ये आगे बढ़ेगा, और नहीं मिला तो कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक, और अप्रूवल सिंपल मेजोरिटी से मिल जाना चाहिए दोनों हाउस से बस। और कंटिन्यू फॉर कितने टाइम तक चलेगा, इसको 6 महीने तक इसको भी चलाएंगे, और मैक्सिमम 3 साल तक ये चल सकता है। ये इंडेफिनाइट पीरियड था, ये 3 साल ही तक ही चलेगा, और हर एक 6 महीना पे अप्रूवल लेना होगा। जैसे 6 महीने पे अप्रूवल एक बार हो गया, 6 महीना पे अप्रूवल दूसरी बार हो गया, फिर 6 महीने पे हो गया, फिर 6 महीने पे हो गया, फिर 6 महीने पे हो गया, और फिर 6 महीने पे हो गया। और होगा क्या, और 6 महीना होगा क्या, नहीं होगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये एक्स्ट्रा हम बना दिए, तो ये 3 साल तक ही, ये ध्यान रखना 3 साल तक ही होगा। देखो 6 मंथ, 6 मंथ, 1 साल लग गया, फिर 6 मंथ से 6 मंथ 2 साल लग गया, और फिर 6 मंथ से 6 मंथ 3 साल लग गया। 3 साल के लिए ही ये मैक्सिमम आप लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और हर एक 6 मंथ पे अप्रूवल लेते जाओ, सिंपल मेजोरिटी दोनों हाउस से। ठीक, यहाँ इंडेफिनाइट पीरियड था, यहाँ ये 3 साल वाला कोई क्राइटेरिया नहीं था, यहाँ पे 3 साल वाला क्राइटेरिया है स्टेट इमरजेंसी में। ठीक, चलो
अब देखो स्टेट इमरजेंसी है तो मतलब स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व है, सस्पेंडेड है, तो अब यहाँ लॉ कौन बना रहा है? लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे गवर्नर बना रहे हैं, या प्रेसिडेंट जिसको जिम्मेदारी दी है वो लॉ बना रहे हैं। अब स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल खत्म हो गया, तो उन लॉ का क्या होगा जो प्रेसिडेंट रूल में बने थे? या तो ये लॉ चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकता है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो कंटिन्यू भी करा लेगी, और अगर नई स्टेट लेजिस्लेचर जो आई है वो चाहेगी तो इसको चेंज भी कर देगी। जो भी नई स्टेट लेजिस्लेचर आई है वो चाहेगी कि नहीं भैया ये सेंटर ने जो ये लॉ बनाया ये ठीक है, इमरजेंसी में ही बना लेकिन ठीक है, तो वो चाहेगी तो इस लॉ को कंटिन्यू कराते जाएगी, पास करा देगी, कंटिन्यू करा लेगी। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर को लग रहा है कि ना हम सेंटर का लॉ नहीं चलने देंगे, हम तो नया लॉ लेकर आएंगे, तो वो खत्म भी इसको कर सकती है। ठीक, चेंज बाय न्यू स्टेट लेजिस्लेचर, वो उसको चेंज भी कर सकती है। और वापस हटाने के लिए वापस फिर प्रेसिडेंट इसको कभी भी रिवोक करके प्रेसिडेंट रूल हटा सकते हैं। अब आ जाओ फिनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 से फिनेंशियल इमरजेंसी लगता है। कब लगेगा? जब फिनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया पे थ्रेट हो, मतलब इंडिया में पैसे की दिक्कत हो, फिनेंशियल क्रंच हो जाए, तब ये लगता है। और इसको भी अप्रूवल कराना होगा, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस 2 महीने के अंदर, और सिंपल मेजोरिटी से ही अप्रूवल होगा। सिंपल, ठीक। कैसे अप्रूवल होगा? जैसे प्रेसिडेंट मान लो लगा दिए फिनेंशियल इमरजेंसी, अब ये मैक्सिमम 2 महीने तक तो बिना किसी रोक टोक के चलेगा, लेकिन इस 2 महीने के अंदर दोनों हाउस से अप्रूवल कराना होगा सिंपल मेजोरिटी से, तभी ये आगे कंटिन्यू करेगा। तो दोनों हाउस अगर सिंपल मेजोरिटी से इसको अप्रूव कर दिए तब तो ये कंटिन्यू करेगा, नहीं किए तो खत्म हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना फैक्ट, सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउस 2 महीने के अंदर अप्रूवल देंगे तभी चलेगा। और देखो, और इसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं लिखा गया है, ये इनडेफिनाइट पीरियड तक चलता रहेगा, और जब मर्जी होगा प्रेसिडेंट का इसको हटा लेंगे। ठीक, इसके लिए कोई टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है कि 6 मंथ, 3 साल, 6 महीना, इनडेफिनाइट पीरियड, ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है। एक बार अप्रूवल मिला लगा दो, जब तक मन है ये चलते रहेगा, जब प्रेसिडेंट का मन करेगा हटा लेंगे। ठीक, मोस्टली ये ऐसा देखा गया है कि फिनेंशियल ईयर खत्म होने तक ये चलता है, और प्रेसिडेंट इसको जब चाहेंगे हटा सकते हैं। तो ये पूरी इमरजेंसी की कहानी थी। बस ये हमारा पूरा इमरजेंसी प्रोविज़न भी कंप्लीट हो गया। तो ओवरऑल हम इसका रिवीजन कर लिए, स्टेट लेजिस्लेचर कर लिए। अब कल से अब हम सेंटर स्टेट रिलेशन और इंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट के बीच रिश्ता और अलग अलग स्टेट्स के बीच का रिश्ता, और फाइनेंस कमीशन, इसको कर लेंगे, कहानी ख़त्म। फिर जुडिशियरी शुरू करेंगे, एक दिन में जुडिशियरी कर लेंगे, एक दिन में लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ वो कर लेंगे। 3 दिन तो ये हो गया 3 सेक्शन, और उसके बाद वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये सब कर लेंगे। और फिर बचेगा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, और कुछ जो शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट मिसलेनियस चैप्टर हैं वो हम कर लेंगे। कोर पॉलिटी हमारा 60-70%, 75% तो यहीं पे ख़त्म हो गया। 2 मेन चैप्टर कोर पॉलिटी के बचे हैं, एक जुडिशियरी, एक म्यूनिसिपैलिटीज़ लोकल गवर्नमेंट वाला, पंचायती राज, तो वो 2 दिन का काम है। तीसरा दिन में हम करेंगे इंटर स्टेट रिलेशनशिप और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, 3 हो गया। चौथा में हम कर लेंगे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जितने हैं एक साथ कर लेंगे, 4 हो गया। 5वां कर लेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज़, जिसमें कि अलग अलग बॉडीज़ आता है ना, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सीबीआई, कैग, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटरी जनरल ऑफ इंडिया, ये सब कहानी खत्म कर लेंगे 5वें दिन। और 6ठे दिन वही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कर लेंगे, और 7वें दिन जो छोटा मोटा चीज़ छूटा रहेगा कर लेंगे देख के। मतलब ओवरऑल कंप्लीट टारगेट हमारा कंप्लीट रहेगा। आज 23 है ना, और 8 दिन हमारे पास समय है, और मोटा मोटी 7 से 8 दिन का ये बचा हुआ है, तो जनवरी में ये पॉलिटी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो दैट्स इट, कहानी ख़त्म।